उड़ीसा में आजादी के 75 साल बाद भी SC/ST आयोग नहीं है, OBC आयोग नहीं है और अल्पसंख्यक भाइयों का आयोग भी नहीं है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद साहू जी महाराज ने यहाँ 1902 में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जब उन्होंने 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का काम किया। वोट नोटों से खरीदा जा रहा है क्योंकि हमारे लोग नोट की कीमत समझते हैं, वोट की कीमत नहीं समझते। जिस दिन ये वोट की कीमत समझेंगे, ये नोटों वाले पीछे आपके पीछे लाइन में खड़े होंगे, ये नोटों वाले आपके बिस्तरे और आपके बैग उठा रहे होंगे। जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाओगे, उस दिन आपकी कुर्सियां बिछा रहे होंगे। जो लोग आज नोट पे वोट खरीदते हैं, जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाओगे। आप छोटे से चुनाव को ले लो, आज पैसे के आधार पर चुनाव होता है और सारी पार्टियां पैसे में पैसा खर्च करती हैं। आज ये सोचो, जो लोग लाखों रुपए प्रधानी के चुनाव में आपके यहाँ सरपंच कहते होंगे या मुखिया कहते होंगे, जो लाखों रुपए गांव के चुनाव में खर्च करते हैं, क्या वो आपकी सेवा के लिए खर्च करते हैं? कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद साहू जी महाराज ने यहाँ 1902 में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जब उन्होंने 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का काम किया। फिर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे क्रांतिकारी जो है सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने इस देश में तमाम तरह की कुरीतियों के खिलाफ, चाहे काला राम मंदिर का आंदोलन हो कि मंदिर में जाने की आजादी मिले, या फिर महासत्याग्रह हो कि पीने के पानी की साधनों से आजादी मिले, तमाम तरह के आंदोलन करके, और आंदोलन हवा में नहीं होते, उनके लिए मूवमेंट चलानी पड़ती है। तो पहले उन्होंने समता सैनिक दल बनाया, फिर उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, फिर उन्होंने अंतिम समय में RPI बनाई, और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं कि पत्रिका चला के, चाहे अखबार निकाल के, कई तरह से जो है समाज को जागरूक करने का काम किया। अंत धार्मिक रूप से भी बुद्धिज्म की तरफ समाज को ले जाके एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने येवला में ये संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसमें मेरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने अनुयायियों से कहा कि आपको भी इस धर्म में आना चाहिए और उस धर्म को त्यागना चाहिए जो धर्म ऊंच नीच की बात करता है, जो धर्म गैर बराबरी की बात करता है, जो धर्म असमानता की बात करता है, उस धर्म को त्यागना चाहिए। ये संदेश भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। फिर उनके जाने के बाद मानव कांशीराम साहब ने आंदोलन को संभाला, लेकिन इस बीच में एक इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन कि जो हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था थी, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के संघर्ष से संविधान के रूप में, ये छोटे छोटे संविधान की कॉपियां यहाँ हमारे भाइयों ने रखी है, इस संविधान के रूप में उन्होंने तमाम अधिकार, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऊंची जाति का हो या तथा के लिए नीची जाति का हो, या अगड़े हो, पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको मान सम्मान की जिंदगी और आगे बढ़ने के अवसर दिलाने का काम किया। ये परिवर्तन तब हुआ जब इस देश में लोकशाही आई, और लोकशाही में जब वोट का अधिकार मिला, तब जाके बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जब ये तमाम तरह के परिवर्तन चल रहे थे, तो हमारे लोगों के सामने बहुत सारे सवाल थे कि जिनको बिल्कुल अधिकार नहीं थे, वो इस देश में लोकतंत्र के जरिए या संविधान के जरिए उनके जीवन में क्या बदलाव होंगे। बाबा साहब ने समय समय पर स्पष्ट किया कि संविधान के जरिए आप भी, मैं तो स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ा हूं, लेकिन आप कुर्सी पे लोगों, पढ़ने वाले बच्चों के बराबर में बैठ के पढ़ सकते हैं और अच्छी शिक्षा दीक्षा लेके क्लास 1 से लेके और क्लास 4 तक के एम्प्लॉय बन सकते हैं। और लोकतंत्र के जरिए आप गांव के सरपंच से लेके और देश की सर्वोच्च कुर्सी से जा सकते हैं। आज आप देखें, ये लोकतंत्र की महिमा है कि देश की राष्ट्रपति वो आदिवासी समाज से आती है और उनमें भी महिला है, और यहाँ पर मजबूरी में सही
लेकिन आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों को बनाना पड़ा है। वो भाजपा के लोग जिनके ऊपर आरोप था कि ये ऊंची जातियों की पार्टी है, ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, उनको भी अति पिछड़ों को और कहीं पे तो आदिवासी भाइयों को भी और इससे पहले मुस्लिम भाइयों को भी राष्ट्रपति बनाना पड़ा। ये लोकतंत्र की देन है। जिनसे प्यार भी नहीं है, जिनके अधिकार लूटने हैं, उनको भी कुर्सी देनी पड़ती है। ये लोकतंत्र की देन है, क्योंकि आज आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति है जिसको हम वोट कहते हैं। इसके जरिए आप चाहो तो किसी को कुर्सी पर बिठा दो और चाहे किसी से कुर्सी से उठा के पटक दो, ये आपके हाथ में है। लेकिन मेरे लोगों, आपने सब कुछ सीखा। आपने संविधान के आने के बाद फावला चलाना सीखा, जो तो आप पहले से चलाते थे। आपने मजदूरी करना सीखा, आपने हाथ का रोजगार सीखा, आपने पसीना बहाना सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन वो नहीं सीखा जो बाबा साहब अम्बेडकर आपको सिखाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों की? इस देश में तो राजतंत्र भी रहा है, तो लोकतंत्र के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? वो किसको कुर्सी बिठाना चाहते थे? वो इनको कुर्सी में बिठाना चाहते थे जिनको हमेशा पीछे खड़ा किया गया, जिनको स्कूलों में नहीं घुसने दिया गया, जिनको अस्पतालों में नहीं घुसने दिया गया, जिनको सार्वजनिक स्थलों में नहीं घुसने दिया गया, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया। इस लोकतंत्र के जरिए वो उनको कुर्सी में बिठाना चाहते थे। और ये लोकतंत्र और संविधान की शक्ति है कि आज इतना बड़ा नेतृत्व जो है उड़ीसा का एक मंच पर बैठा है और उनको सुनने वाला इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा है, ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं भारतीय संविधान को जिंदाबाद करता हूँ कि अगर ना होता भारतीय संविधान तो ना मुझे मिलते अधिकार और ना आपको मिलते ये अवसर। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे कह रहा था, आपने सब कुछ सीखा, लेकिन लोकतंत्र में अपनी शक्ति बनाना नहीं सीखा। अगर आप लोकतंत्र में शक्ति बनाना सीख लेते, और दुश्मन बड़ा चालाक है, अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो यहाँ जो लोग राजकाज करते थे उनके मन में चिंता हुई। उन्होंने पहले तो सवाल खड़े किए कि वोट का अधिकार इनको मिलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बाबा साहब के आगे हार गए तो उनके सामने चैलेंज आ गया कि इनको रोकना कैसे है। तो उन्होंने कहा कि वोट तो इनके पास है, लेकिन नोट हमारे पास है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उड़ीसा में आज भी वोट नोटों से खरीदा जा रहा है, क्योंकि हमारे लोग नोट की कीमत समझते हैं, वोट की कीमत नहीं समझते। जिस दिन ये वोट की कीमत समझेंगे, ये नोटों वाले पीछे आपके पीछे लाइन में खड़े होंगे, ये नोटों वाले आपके बिस्तरे और आपके बैग उठा रहे होंगे। जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाओगे, उस दिन आपकी कुर्सियां बिठा रहे होंगे। जो लोग आज नोट पे वोट खरीदते हैं, जिस दिन आप वोट की कीमत समझ जाओगे। आप छोटे से चुनाव को ले लो, आज पैसे के आधार पर चुनाव होता है और सारी पार्टियां पैसे में पैसा खर्च करती हैं। आज ये सोचो, जो लोग लाखों रुपए प्रधानी के चुनाव में आपके यहाँ सरपंच कहते होंगे या मुखिया कहते होंगे, जो लाखों रुपए गांव के चुनाव में खर्च करते हैं, क्या वो आपकी सेवा के लिए खर्च करते हैं? जो आदमी लाखों रुपए किसी काम में इन्वेस्ट करेगा, किसी काम में डालेगा, तो वो क्या आपका भला करने के लिए डालेगा? वो तो अपना भला करने के लिए डालेगा। जो आदमी इलेक्शन में पैसा खर्च करेगा, वो चुनाव के बाद पैसे से पैसा कमाने का काम करेगा। इस देश में साधु कौन है? इस देश में त्यागी कौन है कि वो त्याग करके आपकी मदद करे, आपकी सेवा करे? आप अपने गांव का हाल ही देख लो कि आपकी गरीबी बेबसी से निकालने के लिए किसी बड़े महल वाले ने आके आपका हाथ पकड़ने का काम किया। आपके पास मकान नहीं था तो आपका हाथ पकड़ के अपने मकान में ले जाने का काम किया कि तेरे पास मकान नहीं है, तेरी जिंदगी में बदलता हूँ, चल मेरे मकान में मेरे साथ रहना। या कोई भी लोग बचे हैं, आप गुमराह होते रहे, आपकी समझ नहीं आया। एक बार आपको महसूस नहीं हुआ कि जिन्होंने गांव में रहने के बावजूद, जिनमें बड़ी बड़ी कोठियां महल होने के बावजूद, हजारों बीघे जमीन होने के बावजूद आपको एक गज जमीन इज्जत से जीने के लिए नहीं दी, वो क्या आपका भला चाहते हैं? आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं? कैसे भोले भाले लोग हो। मैंने तो जानवर देखे हैं, एक दो बार जहां से कांटा लग जाता है उस रास्ते को नहीं जाते। आप तो आजादी के 75 साल बाद भी, जब इस देश में लोकतंत्र है,
फिर भी बार बार धोखा खाते हो। और ये कहावत है, आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। आप चुनाव के समय वोट को नोटों के आधार पर तोलते हो और अगले 5 साल उन्हीं के आगे हाथ फैलाते हो जिनको जो नोट देके वोट ले जाते हैं। ये काम अगर आप लोगों ने बंद नहीं किया तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा ये है कि फिर आपकी आने वाली नस्लें भी, उनका भी हाथ इस देश में और उड़ीसा में भी फैला रहेगा। मैं जब उड़ीसा आता था, और मैं कई बार उड़ीसा आया, एक बार झारसुगुड़ा के जरिए और एक बार रायपुर के जरिए जब गाड़ी निकलती थी तो मेरा ध्यान इस बात पे होता था कि मैं लोगों के घर देखता था, उनके हालत देखता था, उनके कपड़े देखता था और अपने मन में ये नोटिस करता था कि इनके हालात उड़ीसा में कैसी है। और मुझे कहने में कोई दुख संकोच नहीं है कि उड़ीसा में आपकी हालात बहुत अच्छी नहीं है। उड़ीसा में मेरे लोगों की हालात बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास बड़े पैमाने पर भौतिक सुविधाएं भी नहीं है। भौतिक सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं यानी कि रहने के लिए अच्छा मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये भी सरकारों ने हमें उपलब्ध नहीं कराई और फिर भी हम इन सरकारों पर भरोसा करते रहते हैं। मैं आपके यहाँ की कई चीजें पढ़कर बताऊंगा कि आपके यहाँ किस तरह की परेशानी है। जब आप जानेंगे तो शायद आपकी आंखें खुले और आपको समझ आए। आपने मजदूरी करना सीखा, मेहनत करना सीखा, 8 घंटे पसीना बहाना सीखा, लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चल के राजनीतिक शक्ति बनाना नहीं सीखा। आपने बाबा साहब का नारा तो सीखा जय भीम का, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच ऑफ योर सक्सेस। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं, सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई और आप ये सोचते रहे कि कोई मसीहा पैदा होके आएगा या ये लोग कभी तो इनका दिल पसीजेगा और ये आपके बारे में सोचेंगे। जिन्होंने हजारों साल आपके बारे में नहीं सोचा वो आज कैसे आपके बारे में सोचेंगे। जिसकी समस्या होती है उसी को संविधान ढूंढना पड़ता है और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हर एक समस्या का कारण है और हर कारण का एक निवारण है। कारण आपको है और समस्या आपको पता है, लेकिन निवारण भी आपको पता होने के बावजूद आप उस पर काम नहीं करते हो। आप दूसरे में भरोसा करते हो, किसी को वोट देते हो और फिर निजी स्वार्थ के, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चलते फिर बड़े पैमाने पर समाज खाली हाथ रह जाता है। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होते हैं कि अगर आपको जिसने आपसे वोट लिया और आपका काम नहीं किया, आप उसको बदले किसी और को मौका दे दो। लेकिन इस देश में तो बहुत तरह की विविधताएं हैं और जैसा मैंने बीच में कहा कि पैसे के आधार पर जो चुनाव हो रहा है ये असल में लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि पैसे वाला चुनाव, और जब पैसे आधारित चुनाव होगा तो पैसे वाला ही लड़ेगा, गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक गरीब इस राजनीति में नहीं आएगा और आगे बढ़ के विधानसभा लोकसभा में नहीं आएगा तो फिर गरीबों का भला नहीं हो सकता, जब तक गरीबों के बीच का गरीबों की बात रखने वाला नहीं आएगा। इसलिए पैसे वाले लोगों ने ये खेल बना रखा है कि जितना पैसा लगाओ राजनीति में कि गरीब लोग इसमें घुसी ना पाए। मैं धन्यवाद दूंगा मानव काशीराम साहब को कि उन्होंने समाज को जागरूक करके इस लड़ाई को, इस जो बेड़ियां गिरी गई थी, आर्थिक की बेड़ियां, इनको तोड़ने का काम किया। लेकिन अभी भी कई बेड़ियां बाकी हैं, वो तो चले गए। और हम अगर ये सोच के बैठ जाए कि हमें ये बेड़ियां नहीं तोड़नी तो आप मुझे बताओ कि बेड़ियां कैसे टूटेंगी, गुलामी कैसे खत्म होगी, उड़ीसा में हालात कैसे बदलेंगे। आपने गले में नीला पट्टा पहनना सीख लिया है, लेकिन जब तक आप बूथ का संगठन बनाना नहीं सीखोगे, सेक्टर का संगठन बनाना नहीं सीखोगे, विधानसभा की कमेटी नहीं बनाओगे, जिले की कमेटी नहीं बनाओगे, प्रदेश का मजबूत संगठन नहीं बनाओगे और भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोगों में आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो पैसे वाले लोग आगे बढ़ते रहेंगे और वो पैसे से पैसा कमाते रहेंगे। इससे आपका अगले 100 साल में लोकतंत्र चले तो भला नहीं हो सकता। देखो, मैंने डाटा बनवाया था,
उड़ीसा में एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या और आरक्षण के आंकड़े इस प्रकार हैं। एससी की पॉपुलेशन 17% है और एसटी की पॉपुलेशन 23% है। दोनों मिलाके लगभग 40% हो जाते हैं। आरक्षण मिलता है 38%। इनका उच्च शिक्षा में इनका परसेंटेज है 20%। ओबीसी की जनसंख्या है 54%। नौकरियों में आरक्षण है 11.25 यानी कि 11.25 यानी कि लगभग 11.25%। और इनका उच्च शिक्षा में प्रतिशत जो है और इनको जो अवसर मिल रहे हैं वो 0 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दोबारा बताओ, क्या मिल रहे हैं? 0। इन्होंने क्यों मिल रहे हैं 0 हमारे पिछले वर्ग के लोगों को? क्योंकि इन्होंने जब मास्टर पढ़ा रहा था तो ये फोन में वीडियो बना रहे थे। मास्टर की बात को इन्होंने सुना नहीं और लड़ाई को मजबूती से लड़ा नहीं, इसलिए इनको क्या मिल रहा है? जब ये अंधविश्वास पाखंडवाद की धर्मांधता को त्याग कर और मिशन के रास्ते पे आएंगे तभी इनका और इनके बच्चों का भला होगा। उससे पहले इनका भला होने वाला नहीं है। वरना ये जो दल राजनीति कर रहे हैं, कोई सेकुलर के नाम पे और कोई हिंदुत्व के नाम पे, ये समय समय पे अपने धार्मिक एजेंडों को आगे करके और कोई डरा के ये वोट का अधिकार अपने खेमे में रखेंगे। कभी भाजपा आती रहेगी, कभी कांग्रेस आती रहेगी और यहाँ तो तीसरा भी दल है बीजेपी नाम का, कभी वो आता रहेगा और आप पीछे बैठ के ताली बजाते रहना और तमाशा देखते रहना। शाम में निकलकर और खुद के जीवन को और खुद के सपनों को दांव को लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग बलिदान देंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। मैं और आपको आगे सुनाता हूं। यहाँ सामान्य जाति की जनसंख्या है 6% और उनको उनकी सरकार ने आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस 10%। यानी कि उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके माथे पे लिखा होगा कि इसको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। जिनकी आबादी 6% है उनको आरक्षण 10% है। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, इस आरक्षण के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं चलाया, बस वोट के आधार पर अपनी सरकार बनाई। जिस दिन उनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार ने उनको ये आरक्षण देने का काम किया। इस आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां से उनको कम्युनल अवार्ड मिला था। और अंत सितंबर 1932 में 24 सितंबर 1932 को फिर पुनः पैक्ट होकर ये आरक्षण नाम का झुंझुना हमें मिला था, जिसके लिए बाबा साहब खून के आंसू है। वो उनको सिर्फ वोट का अधिकार से जो है उन्होंने अपनी ताकत बना के ले लिया। उड़ीसा में आजादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी आयोग नहीं है, ओबीसी आयोग नहीं है और अल्पसंख्यक भाइयों का आयोग भी नहीं है। क्यों बनाया जाए? सरकार तो उनकी है, वो आपका आयोग क्यों बनाए? आयोग बनेगा तो आपकी सुनवाई होगी और आयोग के जरिए कुछ लोगों पे कार्रवाई होगी, इसलिए वो आयोग बनाते ही नहीं है। तो राजकाज के हाथ में वो क्यों बनाए? हाल ही में दलित समुदाय के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनका नाम है विष्णुपद सेठी सीबीआई छापे के शिकार हुए क्योंकि वे मुख्य सचिव बनने जा रहे थे और ये साजिश के थ्रू जो लोग उनको नहीं बनने देना चाहते थे उन्होंने ये काम कराया जिससे उनके ऊपर आरोप लग जाए। आपने देखा महाराष्ट्र के एक नेता हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा कि वही उस आदमी को मैं जेल भेजूंगा और अगले दिन उस आदमी ने सरकार में इनके साथ शामिल वो हो गया तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। और यहाँ आपके आदमी के ऊपर इस तरह का जो है एलिगेशन लगवाकर और उसको मुख्य सचिव बनने से चीफ सेक्रेटरी यानी कि प्रदेश का सबसे मुख्य आदमी, प्रशासनिक अधिकारी जिसकी कलम में वो शक्ति होती है कि पूरे प्रदेश को हिला सकता है, आपका आदमी ना बन जाए। ये जो देखिए जातिवाद और ये जो भेदभाव की जो पराकाष्ठा है, इसका जो है उदाहरण जीता जागता आपको देखने को मिला। एसएससी
यानी कि आश्रम स्कूल पद्धति में खराब प्रशासन की लापरवाही के कारण जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां की एक बेटी जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसको वो गर्भवती हो गई। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। आप महसूस करके देखो कितना अन्याय, जिन बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं उनके साथ किस तरह का अन्याय स्कूलों में हो रहा है। ये बड़ा चिंताजनक है। कल मैं भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आश्रम पद्धति के स्कूल में गया था। 12वीं तक का स्कूल है, कक्षा 6 से मैं गया था 10 मिनट के लिए। 3 घंटे उन बच्चों के बीच में रहा, उनकी परेशानियों को सुना, उनके दुख दर्द को जाना, उनके स्कूल के टीचर से बात की, उनके वॉशरूम से लेके हर एक चीज का निरीक्षण किया, खाने से लेके हर चीज की बात रखी कि इन बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उन बच्चों को भी समझाया कि आपको अवसर मिला है, यहाँ से जब आप पढ़कर निकलो तो एक अच्छे कर्मचारी अधिकारी बनने की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप घर में चली जाओ और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में ना सोचो। फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षिक वर्ष के अंत में मिलती है। अगर ये शुरुआत में मिल जाए तो तमाम तरह का स्कूल जो है, जो बच्चों को परेशान करते हैं, ये परेशानी का काम बंद हो जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।